हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो जैक बोर्ड के द्वारा जो वीकली टेस्ट हो रही जो प्रोजेक्ट रील का नाम जो दिया गया है उसमें 28 सितंबर 2024 को क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, इसमें जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके आप आने वाले समय में जो भी आपका एनुअल एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो उस एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आपको लाभ उठाना है तो हमारे चैनल में बहुत सारे चैप्टर बाय चैप्टर या जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट हो या जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स सभी का अपलोड किया हुआ है। तो इन सभी को देख करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो और आगे जो दिया जाएगा आपको उसका लाभ आप समय पर उठा सकें। तो चलिए आज का इस क्लास में हम 12th क्लास का एक सेट लेकर के आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दोगे ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे प्रोजेक्ट रील का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है उसमें ध्यान दोगे। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ए सेल ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर व्हेन करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू भी। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल। तो इसके लिए चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ध्यान दोगे इसमें से क्या हो जाएगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो ध्यान दोगे किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल समेशन आई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रूल समेशन भी इक्वल टू 0 आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। तो किस किस पर आधारित है, तो ये तो हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये है मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोग को पता होगा, ध्यान में रखोगे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता है और किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 का क्या हो जाएगा आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 3 नंबर में। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन दी सेम डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है सो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर इन दी सेम डायरेक्शन दे। तो यहां पूछा गया है अट्रैक्ट टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द बीम। तो यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर अट्रैक्शन होना चाहिए, बट ध्यान दें, आप लोगों को बता दें कि यहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन तब होता जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट ऑपोजिट, और प्रोटॉन किधर मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में। तो यहां तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब ही कि उन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। दोनों में अट्रैक्शन कब होता, जब सेम डायरेक्शन में मूव करता है। यहां पर ध्यान रखोगे, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां सेम डायरेक्शन है। अगर यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा रहता ना तो हम बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट जैसे ये सेम डायरेक्शन में आ गया तो वो क्या करेगा कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में एक्चुअली में रिपेल मूव कर ही नहीं सकता है इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाइड किए हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके चलते उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ सेम डायरेक्शन हो जाने के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रिपल्सन हो जाएगा। दैट इज यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट
इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। यानी एक ऐसे जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहा है और उसी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। द इलेक्ट्रॉन विल तो क्या करेगा, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए सर्कल, रिमेन स्टेशनरी, मूव इन ए हेलिकल पाथ। तो ध्यान दें, हेलिकल पाथ में मूव कब करता था, जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको छोड़ा जाता था। जब मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाता था तो वो हेलिकल पाथ में मूव करता था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहा है और वो भी हमारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है। तो ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के समान। ध्यान रहे थोड़ा सा, यानी जब यहां पर चार्ज को छोड़ेंगे तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो किधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो चार्ज का मोशन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का मोशन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। और जब चार्ज का मूव करने का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगता है। जब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा तो सीधा सा मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही प्रभाव पड़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव करने के चलते वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ध्यान रहे, यहां ध्यान दोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है तो इस चार्ज पार्टिकल पर इसके चलते जो फोर्स लगता है, वो फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर होता है, यानी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हमारे इसके पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है वो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, V क्रॉस B ऐसा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स का वैल्यू हमारा ये होता है। तो ध्यान दोगे, V का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन दोनों सेम है। जब दो चीज का डायरेक्शन सेम हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। यानी इसका मतलब सीधा सा हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर जो फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है तो इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पर मूव करेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो A नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम, तो उसके बीच में पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। कैसे होगा, ध्यान दोगे, बता रहे हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 पैरेलल कंडक्टर्स, यानी यहां पर 2 पैरेलल कंडक्टर्स है, कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। एक पर 4 एम्पियर का करंट लग रहा है और एक पर 10 एम्पियर का करंट लग रहा है। आर प्लेस 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर है। ध्यान दोगे, यहां पर 2 पैरेलल कंडक्टर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, एक पर जो करंट फ्लो हो रहा है I1 और दूसरे पर जो करंट फ्लो हो रहा है I2, दोनों का बीच का डिस्टेंस है हमारा D। तो यहां से I1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो ध्यान दोगे, 4 एम्पियर, I2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 100 यानी 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 से डिवाइड करते बट हम मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁻² से। ठीक है, अब इसके बाद फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू μ0/4π इंटू 2I1 I2 बाय R² या D² जो भी होगा, R² भी पढ़े होगे हो सकता है, तो यहाँ पर हम D ले लिए इसलिए D² हो गया। अब सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी D² नहीं था, D था। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो ध्यान दोगे। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो μ0/4π का हम वैल्यू पुट करेंगे, तो μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁷। ठीक है, 2 आ गया, और I1 का वैल्यू 4 है, I2 का वैल्यू 10 है, और D का जो वैल्यू आ गया यहाँ से
2.5 इंटू 10⁻²। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0, ठीक है। 10⁻⁻7, ये 10 ऊपर चला जाएगा +2, ध्यान दोगे यहाँ पर -2 है, ऊपर चला गया +2। अब नीचे हम 25 ले लेते हैं। अब रह गया बात यहाँ डेसिमल, डेसिमल को हटा करके ऊपर में हम 10 ले लेते हैं। 5 से ये कैंसिल होगा, तो 16/5 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -4। इसे डिवाइड करेंगे, यानी आंसर क्या आ गया, ध्यान दोगे 3.24 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, तो डी नंबर आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, ए वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर इज बेंट अराउंड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप विल बी। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे आया, इसको हम सॉल्व करके बताने वाले हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर इज बेंट अराउंड इन दी शेप ऑफ सर्कुलर कॉइल, यानी एक वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का। एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 4.4 मीटर, ठीक है। अब इसे हम लोग बेंट कर देंगे। बेंट करेंगे किस रूप में, एक सर्कल के रूप में, ठीक है। अगर इस सर्कल का रेडियस हमारा r है तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस पूरा हो जाएगा 2πr, ठीक है। और ये पूरा सरकमफ्रेंस 2πr इसके इक्वल हो जाएगा 4.4। तो यहां से r का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 4.4/2π हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल होगा तो 22 बचेगा, 22/π10। अब यहां हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दोगे, पाई का हो जाएगा 22/7, ये 22/7। तो अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं 22 से 22 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/10, यानी 0.7 मीटर आ गया, ठीक है। किसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो आर का वैल्यू निकाल लिए। आर का वैल्यू आ गया 0.7 मीटर, ध्यान दोगे। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ लूप यानी ए, तो क्या हो जाएगा πr², ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। और r का वैल्यू है हमारा 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 0.7 इंटू 0.7। यहां से इसका 7/10 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1.54 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। बट ध्यान रहे हमें क्या निकालना है, तो हमें इसमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, और करंट का वैल्यू दिया हुआ है, करंट आई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर दिया हुआ है, निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है। क्या निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप निकालना है हमें। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप m का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, पढ़े हो गए, m इक्वल टू आई इंटू ए। तो I का वैल्यू तो 1 है और a का वैल्यू यहां आ गया है 1.54, तो यानी आंसर क्या आ गया 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया इसका आंसर 1.54
एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो गया बी नंबर। क्लियर? यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 का बी। अब 7 में आ जाओ। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए वोल्ट मीटर, यानी एक एमीटर को वोल्ट मीटर के जगह पर अगर यूज किया जाए, देन वी मस्ट कनेक्ट विथ एमीटर ए। यानी क्वेश्चन बोला गया है कि अगर वोल्ट मीटर के जगह पर अगर एमीटर को कनेक्ट किया जाए, यदि वोल्ट मीटर की जगह एमीटर का प्रयोग किया जाए तो एमीटर से हमें आवश्यक रूप से जोड़ना होगा। तो एमीटर से क्या जोड़ेंगे? तो सीधी सी बात है, हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। पढ़े होगे, क्योंकि एमीटर में लो रेजिस्टेंस का यूज होता है और वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बोला गया है कि एमीटर को वोल्ट मीटर के जगह पर यूज करना है, तो वोल्ट मीटर के साथ क्या कनेक्ट करेंगे? तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका ऑप्शन में क्या है, ध्यान दोगे, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल नहीं होगा, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल और हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं? तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो ए मीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो हम उसमें क्या करेंगे? हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा आंसर? तो डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ध्यान दोगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो ऐसे तो गलत है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप बनाता है, बट यहाँ बोल रहा है नॉट फॉर्म, तो यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन एट साउथ। तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन कुछ और होता है और मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन कुछ और होता है। तो वहां पर क्लियर करना होगा कि ये इन साइड की बात किया जा रहा है या आउटसाइड की बात किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यस, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन पढ़े होगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, डी में है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इंटरसेक्ट तो करता नहीं है वो। अब आगे आते हैं। 9 नंबर, ए स्मॉल बार when placed near a magnet is repelled by it। यानी जब किसी मैग्नेट के सामने कोई भी स्मॉल टुकड़ा अगर रखा गया है तो वो रिपेल करता है। दिस इज बिकॉज द बार इज मेड ऑफ, किस चीज़ का बना हुआ होगा? तो ये कॉपर का होना चाहिए, क्योंकि डाई मैग्नेटिक ही जो है सो रिपेल करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, ए नहीं होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा, कॉपर। ठीक है, ध्यान दोगे 10 नंबर क्वेश्चन में। द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी। यानी एक्स एक सब्सटेंस है जिसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से छोटा है, एंड दैट ऑफ सब्सटेंस वाई इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी। यानी एक्स का मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है सो 1 से छोटा है और वाई का मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है सो 1 से बड़ा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है एक्स इज ए पैरामैग्नेटिक एंड वाई इज फेरोमैग्नेटिक, एक्स इज डायमैग्नेटिक एंड वाई इज फेरोमैग्नेटिक, एक्स एंड वाई बोथ पैरामैग्नेटिक, एक्स इज डायमैग्नेटिक एंड वाई इज पैरामैग्नेटिक। दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका कुछ क्वेश्चन से ध्यान दोगे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी। एक अल्फा पार्टिकल जो इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन ए रीजन इन विच दी मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो दिया हुआ है हमारा ये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम 1 ओम 2 ओम रेजिस्टर्स इन द सीरीज शॉन बिलो। मतलब आगे एक डायग्राम दिया गया है जो सीरीज में जुड़ा हुआ है, सभी का हमें क्या निकालना है? तो कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, ये है डायग्राम, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
15 एंड 16 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी। एक अल्फा पार्टिकल जो है सो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो वेलोसिटी दिया हुआ है, v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड और यूनिट वेक्टर है हमारा i। ठीक है, इसके बाद इन ए रीजन इन मैग्नेटिक फील्ड, जिस रीजन में वो है, जिस रीजन में इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, 0.4 टेस्ला और इंटू में आई प्लस 0.3 टेस्ला और जे, ये दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में। अब इसके बाद ध्यान दोगे, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। इसमें दिया हुआ है चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल। तो यहां से चार्ज टू मास, चार्ज और मास का रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁷ कूलाम पर केजी। क्या दिया हुआ है, तो कूलाम पर केजी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वहां पर फोर्स क्या लगता है, पढ़े होगे आप लोग, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला यहां पर F इक्वल टू पढ़े होगे Q इंटू V क्रॉस B, ये पढ़े होगे। ठीक है, तो अब यहां से हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन A इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े होगे मास, फोर्स बाय मास, ऐसा फोर्स बाय मास। फोर्स का ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा, नीचे m रह जाएगा, यानी Q V क्रॉस B और डिवाइड में क्या है m, ये आ गया। अब सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। Q बाय m का वैल्यू तो पता है, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं Q बाय m का, ये 4.8 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब इसका वैल्यू, V का वैल्यू यहां से ले लेंगे 3 इंटू 10⁵, यूनिट फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे हैं, आई दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्रॉस B का वैल्यू लेंगे, यूनिट यूज ना करके डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 0.4i प्लस 0.3j, ये लिख दिए। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो आप लोग तो पता होना चाहिए कि जैसे ही हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दोगे, फोर 4.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁵ को रहने दिए। अब इस i का क्रॉस i के साथ करेंगे, तो i का क्रॉस i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब i क्रॉस j करेंगे तो k आ जाएगा, प्लस में 0.3 k आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते, ये तो 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4.8 इंटू इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 होगा। ठीक है, और 10⁻⁷ और 5 का 12 हो जाएगा, और यहाँ k आ जाएगा, ये आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे,
इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो क्या आएगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया इसका आंसर 4.32 इंटू 10⁻12 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दोगे, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या है, ध्यान दोगे, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 0, यानी फाई इक्वल टू समेशन बी डॉट डेल एस इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, बट उसको यहाँ पर नीचे लिख दिया गया है सेक्शन सी में, वहाँ नहीं होना चाहिए था। ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो दिख रहा है उसी का आंसर है, ठीक है, सेक्शन सी का नहीं है, वो बाय मिस्टेक नीचे आ गया है, वो उसका आंसर ऊपर में ही होगा। तो ध्यान दो, दिस लॉ एस्टैब्लिश दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, एक सर्किट दिया हुआ है और उस सभी सर्किट में क्वेश्चन हमें क्या करना है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन है यूजिंग किरचॉफ्स लॉज कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम 1 ओम 2 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। यानी यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो डायग्राम एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ एक बैटरी जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक सेल जुड़ा हुआ है, और यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस है। इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट और इसका वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 4 ओम, ठीक है, और ये है 1 ओम और ये है 2 ओम। अब इसमें ध्यान दोगे, सभी का करंट निकालना है। फोर ओम 2 ओम 1 ओम सभी का करंट निकालना है। तो हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं कि इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, ध्यान दोगे, करंट का डायरेक्शन यहां पर दिया हुआ नहीं है, बट हम यहां पर ले लेते हैं डायरेक्शन, अपने से कुछ भी डायरेक्शन लिया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें अगर करंट का डायरेक्शन इधर ले लेते हैं बैटरी के अनुसार, ठीक है, और इसमें अगर हम इधर ले लेते हैं करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तो ध्यान दोगे, अब इसमें करंट का डायरेक्शन ये हो गया, कुछ भी ले सकते हो, हम इधर भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करंट का डायरेक्शन हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें इधर ले लिया ये। तो यहां का जो करंट है हम लेट कर लेते हैं I1, ठीक है, और यहां का करंट हम लेट कर लेते हैं I2। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अगर यूज करेंगे, ध्यान दोगे, करंट I1 यहां से हमारा Q तक आया और फिर करंट यहां से जाके हमारा I2 गया Q तक, दोनों यहां पर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। एक चीज याद रखोगे, पढ़े होगे आप लोग, अगर ये बैटरी है या सेल कह सकते हैं, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और अगर डायरेक्शन हम इसका इधर लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर अगर इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो इसका जो ईएमएफ जो होगा ना, वो ईएमएफ क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। अगर इसी में हम अगर डायरेक्शन हम इधर ले लेते हैं तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा। इस चीज को ध्यान में रखोगे। अब यहां पर हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करने जा रहे हैं। इन क्लोज्ड सर्किट या लूप PQSP, PQSP इसमें यूज कर रहे हैं। PQSP कोई भी डायरेक्शन लेकर के आप चल सकते हो, या तो आप क्लॉकवाइज मूव करो या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इधर से मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, तो किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ पढ़े होगे कि इस डायरेक्शन में जो मिलेगा उसको पॉजिटिव लेना है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो ध्यान दोगे, हमारा ये डायरेक्शन मिल रहा है, ये डायरेक्शन मिल रहा है, बट ये इधर जा रहा है और हम इधर मूव कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये -4i आ जाएगा, ठीक है। इसका +2i2 आ जाएगा। अब इसमें हम मूव कर रहे हैं, ध्यान दोगे इधर, इसमें हम इधर मूव कर रहे हैं ना, तो इधर जो मूव कर रहे हैं तो ध्यान दोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये भी हमारा 10 आ जाएगा, -10 = 0। यानी यहां से -10 को उधर प्लस में ले जाएंगे, यहां से 2 कॉमन लेके सॉल्व करोगे, टू को इधर डिवाइड करोगे, 2i1 + i2 = 5। इक्वेशन 1 लेट कर लिए इसे। अब इसी में हम सेकेंड लूप का यूज करेंगे। इन QRSQ में इसका भी डायरेक्शन अपने से हम कुछ लेके चलते हैं, तो ध्यान दोगे अगर इसका डायरेक्शन हम ऐसा लेके चलते हैं तो इस डायरेक्शन में ये हमारा ऑपोजिट जा रहा है, ये दोनों टैली कर रहा है, ध्यान दोगे। तो इसमें हम इधर जा रहे हैं तो इसका करंट क्या है, ये फॉर्मूला आखिर यहाँ पर हम क्या यूज किए इसमें, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ में पढ़े होगे आप लोग कि सम ऑफ द पोटेंशियल इज 0। सम ऑफ द पोटेंशियल जो होता है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल जो है सो 0 होता है। तो सभी का पोटेंशियल को ऐड कर दिए। कैसे ऐड किए, तो यहाँ का करंट है हमारा I1 और रेजिस्टेंस है हमारा 4। तो ओम्स लॉ में फॉर्मूला क्या पढ़े हो, V = IR, ये पढ़े हो फॉर्मूला। यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 4 × I1 होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल है 2 × I2 होगा, और यहाँ का तो पोटेंशियल हमारा 10 है ही। डायरेक्शन प्लस माइनस कैसे लिए, तो डायरेक्शन हम प्लस माइनस क्या लिए, इस डायरेक्शन में जो मिल रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो कौन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये क्लियर। अब इसका डायरेक्शन हम यहाँ से ले लिए। जब हम इधर मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो माइनस होगा, इसलिए माइनस आ गया। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारा ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, दोनों पॉजिटिव होगा। करंट है हमारा I1 + I2 और रेजिस्टेंस हमारा 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा I1 + I2 × 1 प्लस यहाँ से 2 × I2। और इसमें डायरेक्शन हम क्या लिए हैं, यहाँ डायरेक्शन आपको इधर जरूर दिख रहा है, डायरेक्शन आपको इधर जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो हम यूज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं। फिलहाल हम ये भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम तो डायरेक्शन तो इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर +6 होगा। तो इसमें आ जाएगा I1 + I2 + 2I2 + 6 = 0। तो I1 + 3I2 = -6, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखोगे तो I1 में -2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2I1 + I2 -2I1 + I2 = 5। फिर यहाँ से
I1 प्लस 3I2 इक्वल टू -6। तो ये सॉरी 2 मल्टीप्लाई किए हैं ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर 6 आ जाता और यहाँ पर -12 आ जाता। अब ये कैंसिल हो गया, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7I2 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो -7, 7 को 7 से डिवाइड कर दिए तो I2 का वैल्यू क्या आ गया -1। ठीक है, अब I2 का वैल्यू जब -1 आ चुका है तो अब पुट कर देते हैं कहीं पर, यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा I1 इक्वल टू -6 और ये माइनस में चला जाएगा -3I2। ठीक है, अब ध्यान दोगे I2 का वैल्यू -1 है, यहाँ -1 पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा यानी -3 आ जाएगा। अब ध्यान दोगे इसका करंट -3 आया, इसका करंट -1 आया, तो I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 का वैल्यू हो जाएगा -1 -3 यानी -4 एम्पियर। अब यहां पर ध्यान दोगे ये जो करंट जो है वो नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया है इसका मतलब है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम इसमें करंट का डायरेक्शन हम इधर लिए थे, माइनस आने का मतलब है करंट का डायरेक्शन इधर होगा, हम इसमें इधर डायरेक्शन लिए थे, इसका डायरेक्शन इधर होगा, हम इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर लिए थे, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, यानी डायरेक्शन का सिर्फ यहां पर अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो hence current through 4 ohm is 4 ohm से करंट क्या गया I1 का वैल्यू क्या आ गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर थ्रू 2 ओम, 2 ओम से जो I2 लिए हैं उसका वैल्यू क्या आ गया है 1 एम्पियर एंड थ्रू 1 ओम इज 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर, यहाँ कैपिटल एम आपको दिख रहा होगा, कैपिटल एम नहीं होना चाहिए, स्मॉल एम होना चाहिए क्योंकि मीटर है, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्वेश्चन हिंदी में भी है, ध्यान दोगे 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी एक समान क्षैतिज बी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में निलंबित है, मतलब लटका हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें निकालना है। ठीक है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, इसके बाद 16 में है एक्सप्लेन यूजिंग ए लेबल डायग्राम द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 14 में ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, यानी मास दिया हुआ है हमारा 200 ग्राम, इसे केजी में पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 केजी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेंथ दिया हुआ है L इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 2 एम्पियर।
इट इज सस्पेंडेड इन ए मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया है। तो उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन में उस पर दो फोर्स लगेगा, एक उसका वेट लगेगा नीचे की ओर जो mg है, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एम एल आई, वो दोनों इक्विलिब्रियम में समान होगा। तो यहां लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम, उसका जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा एम एल आई और साइन 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एम जी, ये दोनों इक्वल होगा। साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा बी एल आई इक्वल टू एम जी। हमें क्या निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का मान निकालना है। तो बी इक्वल टू आ जाएगा एम जी बाय एल इंटू आई। एम का वैल्यू क्या है, तो एम का वैल्यू है हमारा 0.2 और जी का होता है 9.8 और एल का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, आई का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अगर यहां से हम पॉइंट हटाते हैं, यहां से अभी पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ जो एक जीरो है डिजिट है, और पॉइंट के बाद यहाँ जो एक डिजिट है उसके लिए नीचे 100 आ जाएगा, 2 डिजिट्स के लिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर में एक जीरो चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 98/15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ कैंसिल होगा 2 से, ये सॉरी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करोगे यानी 98 को हम लोग डिवाइड करेंगे 150 से, तो आ जाएगा, यहाँ डिवाइड भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आ जाएगा 0.653 टेस्ला। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान दोगे। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ध्यान दोगे, यहां पर एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अब इसका सेंटर से जो एक एक्सिस जाएगा, उस एक्सिस पर एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। और इसका जो रेडियस जो दिया हुआ है वो रेडियस है r, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है। ये सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस r कैरीज ए करंट i। सपोज कि इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो i हम मान लिए। अब यहां जो पॉइंट हम P लिए हैं, हम लोग क्या करते थे, ध्यान दोगे, यहां पर एक करंट इलेमेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक करंट इलेमेंट यहां ले लिए, एक करंट इलेमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट होना चाहिए, यहां पर ले लिए, ठीक है। यहां पर एक हम ले लिए C पर और D पर। अब इसका जो लेंथ है, उसका लेंथ हम मान लेते हैं dl, ठीक है। और इसका जो लेंथ है उसे भी मान लेते हैं dl, ठीक है। ध्यान दोगे थोड़ा सा। अब इसे यहां से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, अब इसे भी यहां से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां जो करंट इलेमेंट है, इस करंट इलेमेंट के द्वारा यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और इस करंट इलेमेंट के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर और इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हम यहां पर एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हम इसे x मान लेते हैं, इसे p मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, इसे y डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है इसे हम फाई मान लेते हैं, और ये जो एंगल है इसे भी हम फाई मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर होगा। ठीक है, यहाँ इसका इंटरसेक्शन से पास करेगा। इसे मान लेते हैं हम dB और इसे मान लेते हैं हम dB डैश। ठीक है, एक को dB ले लिया और एक को dB डैश ले लिया। अब अगर ये फाई है तो ये भी हमारा फाई होगा, ये भी मेरा फाई होगा। ठीक है, तो ये जो dB है इसका यहां पर दो रिजॉल्व पार्ट होगा, एक इस डायरेक्शन में dB cos फाई, और इसी का एक रिजॉल्व पार्ट इधर होगा dB sin फाई। ठीक है, सेम सिमिलरली इसका दो रिजॉल्व पार्ट होगा, एक इधर और एक इधर, तो इधर आ जाएगा dB डैश sin फाई और इधर आ जाएगा dB डैश cos फाई। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इसे हम सेंटर रो ले लिए और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम x मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को फिलहाल हम निकाल लेते हैं। यहां पर ध्यान दोगे ये r है और ये x है, तो CP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओ CP। dP का भी वैल्यू वही होगा। ठीक है, अब अगर इसमें से dP का स्क्वायर कर दिया जाए या CP का स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये जो करंट एलिमेंट है उस करंट एलिमेंट के कारण यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है dB, और ये जो करंट एलिमेंट है उसके द्वारा जो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है dB डैश, दोनों का वैल्यू सेम होगा। कैसे, सो हम बता रहे हैं, ध्यान दो। बॉयड-सेवर्ट लॉ का अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखोगे बाय द बॉयड-सेवर्ट लॉ dB इक्वल टू, तो बॉयड-सेवर्ट लॉ में आप लोग पढ़े होंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये पढ़े होंगे बॉयड-सेवर्ट लॉ में। तो इसी लॉ का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ध्यान दोगे। अगर इसी लॉ का यहाँ यूज करेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I आ जाएगा, DL आ जाएगा, साइन थीटा के जहां पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री। क्यों आया 90 डिग्री वो अभी हम बता रहे हैं, ध्यान दें। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर इसे हम मान लेते हैं r, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL r स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम जब dB डैश का मान अगर निकालते हैं तो उसमें भी वही होगा, इसका भी वैल्यू यही होगा। ये आ गया। अब ये यहाँ जो एंगल जो हमारा 90 डिग्री जो लिए वो कैसे लिए, सो ध्यान दोगे। अगर ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें करंट लूप लेते थे, ये हम एक करंट लूप ले लिए और इसके द्वारा यहाँ किसी एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड अगर dB अगर निकाल रहे हैं तो ये वाला एंगल यूज होता है, एंगल बिटवीन ये लाइन ज्वाइनिंग और ये करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट हमारा ये है, ठीक है, ये है करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग हमारा ये है। तो जैसा यहां दिख रहा है वैसा तो है नहीं, करंट एलिमेंट एक्चुअली क्या होगा, सो ध्यान दोगे। कोई भी सर्कुलर शेप का अगर हम यहां लेके चलें, सपोज कि ये अगर हम ये उंगली अपना ले लेते हैं, ध्यान दोगे ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर का इस हिस्से से इस प्रकार से है, यहां से ये लाइन ज्वाइन हो रहा है,
ये लाइन ज्वाइन हो रहा है इस प्रकार से। अगर ये हमारा ज्वाइन हो रहा है तो इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से, और उसके साथ अगर ये एंगल बनाएगा ऐसे, तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। यहाँ पर यहाँ एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री का ही बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर साइन 90 डिग्री ले लिए। अब इसके बाद ध्यान दोगे, इसका रिजल्टेंट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सो ध्यान दोगे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां लिखोगे dB साइन फाई, ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो गया ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो इसके द्वारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको इंटीग्रेट करने से आएगा। इसे हम इंटीग्रेट कर दिए, दोनों में से किसी एक को इंटीग्रेट करोगे, रिजल्ट हमारा वही आएगा। अब यहां से dB का वैल्यू जो हमारा ये आया है उसको पुट कर देंगे, μ0/4 IDL/r² साइन फाई। यहां से सबका सब बाहर है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये आ गया। ये जो डीएल है इसका मतलब क्या है, इसका कंप्लीट लेंथ। तो इसका कंप्लीट लेंथ क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर वायर उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, तो उसका लेंथ हमारा आ जाएगा यहां से सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2πr। अब यहां पर साइन फाई का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो साइन फाई का हो जाता है एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस, यानी कैपिटल R बाय स्मॉल r हो जाएगा। इसके जहां पर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R बाय स्मॉल r, यानी μ0/4 2πr² I और r का पावर 3। तो r का वैल्यू क्या है, ये है मेरा r का वैल्यू। तो यहां पर r के जगह पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें μ0/4 2πr² I, और नीचे आ जाएगा r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। ध्यान दोगे, अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च करोगे हमारे चैनल में जाकर के, तो ये क्वेश्चन का डिटेल पूर्वक कंप्लीट आधा घंटा लेकर के इस क्वेश्चन को बताया गया है, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम समय के अभाव के चलते हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताए हैं, और अगर इसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, इसको हम फिर से बताएंगे।